हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को फिजिक्स का स्केलर एंड वेक्टर, उसमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसमें प्रीवियस जो भी आप वेक्टर का लेक्चर वीडियो देखे हैं थोड़ा थोड़ा यूज़ होगा, इसलिए आप प्रीवियस जितने भी लेक्चर वीडियो हैं एक बार देख लें, तब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के लिए आप तैयार होंगे। ठीक है ना। इसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद डॉट प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट है, उसके बाद वेक्टर की समाप्ति है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अब इसको हमको समझना है, तो फाइनली थोड़ा सा डिस्कशन आपको साथ हम करते हैं। जैसे आप वेक्टर जब पढ़े तो वेक्टर के बाद एडिशन पढ़ाया गया, और एडिशन मीन्स जोड़ना होता है। दो वेक्टर को क्या करना है, जोड़ना है, तो वो एडिशन हो गया। लेकिन अब क्या है कि दो वेक्टर को जोड़ना, यहाँ जोड़ना रहे तो दो वेक्टर चाहिए, घटाना भी रहे तो दो वेक्टर चाहिए। तो एडिशन पढ़े, सब्सट्रैक्शन पढ़े। अभी यहाँ रिजोल्यूशन का हिंदी, या आप कह सकते हैं हिंदी मीनिंग होता है तोड़ना। तो तोड़ने के लिए एक भी वेक्टर टूटेगा, दो भी रहेगा तब भी टूटेगा, तीन रहेगा तब भी टूटेगा, है ना। शुरुआत एक से करेंगे। जोड़ने के लिए कम से कम दो चाहिए, घटाने के लिए दो चाहिए, लेकिन तोड़ने के लिए केवल एक वेक्टर चाहिए। तो यह वेक्टर को तोड़ना है, तो हम केवल एक वेक्टर पर एनालिसिस करेंगे। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि जब उसको तोड़ना है तो आप उसको कितने डायरेक्शंस में तोड़ सकते हैं, कितना हिस्सा में तोड़ सकते हैं, है ना। तो एक वेक्टर अगर टूटेगा तो कम से कम दो डायरेक्शन तो होंगे ही। अब कहिएगा अधिक से अधिक कितना होगा, हम कहेंगे अधिक से अधिक 3 डायरेक्शन होंगे, है ना। इसलिए कि 3 से ज़्यादा साइंस के पास डायरेक्शन नहीं है। तो एक हिस्सा टूटे, एक वेक्टर टूटे तो ये 2 हिस्सा तो बनेगा उसका, और मैक्सिमम कितना 3। अगर एक वेक्टर है तो अगर वो टूटता है तो या तो एक्स और वाई डायमेंशन में टूटेगा, या एक्स और जेड डायमेंशन में टूटेगा, नहीं, और 3 डायमेंशन में टूटे, दैट इज एक वेक्टर का 3 कंपोनेंट भी हो सकता है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, और फिर पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। तो पहले रिजोल्यूशन को आप समझिए, थोड़ा सा इस पर फोकस करिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप यहाँ ले लो, हम रिजोल्यूशन से पहले थोड़ा मूल मंत्र जो है हमारा पढ़ाने का, वो पहले भी हम बताए हैं, और साथ में ये भी आप लोगों को कहते हैं यहाँ से समझिए, तो उससे हम जुड़ते हैं। जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर आप देखते हैं, तो एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या डिस्कस करते हैं दोस्त, कहते हैं कि एक वेक्टर ए है, नहीं, और एक वेक्टर बी है, यही है, और ए और बी को जोड़ते हैं तो ये रिजल्टेंट आ जाता है, यही ना होता है। बात समझे। ए और बी के बीच कुछ भी एंगल रखिए, अभी तो फिलहाल आप 90 कह सकते हैं। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था। अभी था क्या, हम कह सकते हैं कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है ना। आप जोड़े तो आपको रिजल्टेंट आ गया, ए बी दिया हुआ था, आप जोड़े आपको रिजल्टेंट वाला हिस्सा को डॉटेड दिखा है। मतलब ए और बी को जोड़े तब हमको क्या मिला, आर मिला। ये एडिशन हुआ तो आर मिला। यानी ये कहें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू, ये दोनों को कंबाइन होने पर आर मिला, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो सिस्टम है वो इसके उल्टा है। देखिए, रिजोल्यूशन अगर कहते हैं, रिजोल्यूशन, या फिर कह सकते हैं डिकम्पोजिशन, रिजोल्यूशन या डिकम्पोजिशन, है ना। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो क्या कहिएगा, यहाँ आर ही दिया रहेगा, ये आर ही दिया रहेगा, है ना। यहाँ ए और बी जुटने पर आर मिला है,
यहाँ आर दिया हुआ है, आर को तोड़ना है तो आर टूटेगा तो क्या मिलेगा हमको, ए मिलेगा और बी मिलेगा। तो इसमें और इसमें अंतर समझ गए ना। यहाँ तोड़ के यहाँ ए और बी को जोड़ के आर लाया गया, यहाँ ए आर को तोड़ के ए और बी लाया गया, यानी आर का हिस्सा हो गया इधर, ये ए बना और दूसरा क्या बना, बी बना। और एक बात आप ध्यान दिए होंगे कि यहाँ तोड़ते समय इस बात का ध्यान देते हैं कि जो कंपोनेंट बनता है उसके बीच का एंगल ऑलवेज कितना रखते हैं, 90 डिग्री। बात समझे, क्योंकि कंपोनेंट बनेगा जब भी तो वो या तो एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा, वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा, या फिर जेड एक्सिस के अलोंग बनेगा। तो आप चाहिएगा कि कंपोनेंट में एंगल कुछ दूसरा रखे तो उधर एक्सिस सपोर्ट नहीं करेगा। तो एंगल कंपोनेंट के बीच ऑलवेज कितना, 90 डिग्री। इस बात का ध्यान रखना है। अब रहा प्रश्न ये कि रिजोल्यूशन या डिकम्पोजिशन कहते किसको हैं, तो यहाँ डेफिनेशन लिख देते हैं। रिजोल्यूशन और डिकम्पोजिशन, तो देखिए यहाँ क्या कहे, रिजोल्यूशन और डिकम्पोजिशन, ये तो नाम है, रिजोल्यूशन कहे या डिकम्पोजिशन ऑफ ए वेक्टर इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, मतलब तोड़ना, ऑफ ए वेक्टर इनटू 2 और मोर कंपोनेंट। मोर कंपोनेंट का मतलब कितना, 2 या 3, इससे ज़्यादा जा नहीं सकते। इन सच ए वे द ओरिजिनल वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब तोड़ना भी है तो ऐसे तोड़ना है कि ओरिजिनल वेक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है ना। ये नहीं कि जैसे मन हो वैसे आप तोड़ सकते हैं, ठीक है, उसको जोड़ना भी है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि आप किसी चीज़ को तोड़ते हैं, जैसे ये पेन है, कोई कहा इसको तोड़िए, आप हथौड़ा लाके पूरा चला देंगे तो ये कई हिस्सा में टूट जाएगा, वो रिजोल्यूशन सही नहीं होगा। तोड़ने का मतलब हुआ कि आप देखिए 2 कंपोनेंट में टूट गया, फिर आप चाहे तो इसको जोड़ भी सकते हैं, तो ओरिजिनल वेक्टर ज्यों का त्यों रह गया। तो कोई ना कोई यहाँ तोड़ना है तो ऐसा नहीं कि उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है। तोड़ने के लिए आपको उस तरीका का बेस भी लेना होगा। तो तोड़ते समय ध्यान देना है कि फिर उसको जोड़ के वही वेक्टर, मतलब वेक्टर में चेंजिंग नहीं चाहिए, इसलिए उस तरीका से उसको तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस हो गया, ये रिजोल्यूशन का डेफिनेशन भी हो गया। अब रह गया इसका कि एक चीज़ हम हमेशा आपको कहें कि रिजोल्यूशन जब भी आप किसी वेक्टर का करिएगा, मान लीजिए जैसे हम कह दिए कि यहाँ वेक्टर ए है, इसका 2 कंपोनेंट बन रहा है, एक इधर और एक इधर। अब ये 2 कंपोनेंट में ये तो x के अलोंग है इसलिए ax कहिएगा, ये y के अलोंग है इसलिए ay कहिएगा। अब ax और ay मतलब x का कंपोनेंट x में आया, a का कंपोनेंट x में आया, a का कंपोनेंट y में आया। अब कोई कहे कि ax और ay जो है वो कंपोनेंट जो है ना, उसके बीच का एंगल हमेशा क्या रखना होता है, 90, और 90 रखते हैं, और रेक्टेंगल में भी 90 होता है, इसलिए इस कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो जनरली यहाँ लिख देते हैं, जनरली देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं जनरली द एंगल बिटवीन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जनरली द एंगल बिटवीन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज केप्ट एज 90 डिग्री। कितना रखना है, 90 डिग्री। इसीलिए इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं, है ना। तो ये टेक्निकल बात है, किसी वेक्टर को आप तोड़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में, है ना, या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में, इसी को रिजॉल्व करेंगे या डिकम्पोज करेंगे, तो यही प्रोसेस होगा। मैक्सिमम 2 पार्ट में या अधिक से अधिक 3 पार्ट में, और तोड़ते समय ध्यान देना है, ये सारे डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज इसका हम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। अब हमको अगला इसके पार्ट से जोड़ना है, और अगला पार्ट ये है कि अब आप तोड़िएगा
तो तोड़ते समय ध्यान देना है कि इसको 2 डायमेंशन में तोड़ना है तो कॉन्सेप्ट वह अलग है, 3 डायमेंशन में तोड़ेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो अगला हम लोगों का स्टडी है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। अच्छा, इसमें बड़ा आसान है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। देखिए 2 डायमेंशन में तोड़ना है ना आपको, तो यहाँ पर पहले 2 डायमेंशन आप बना दीजिए। देखिए यहाँ 2 डायमेंशन बना देते हैं। एक को आप क्या बोलिएगा, वाई एक्सिस, और इसको बोलिएगा एक्स एक्सिस। ये वेक्टर ए हो गया, 2 डायमेंशन हम लोग बना दिए। ये वेक्टर ए हो गया। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि फिगर आपका एकदम क्लियर बने। ठीक है, इधर एक्स एक्सिस, और यहाँ पर ये बात कह दिए कि एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना रख दिए, थीटा, है ना। अब ये जो ए का कंपोनेंट है ये आपको एकदम तय है कि एक जाएगा एक्स एक्सिस में और दूसरा वाई में। तो एक्स में जो कंपोनेंट जाएगा वो एक्स पर आप परपेंडिकुलर दीजिएगा ऐसे। तो ये एक्स वाला का कंपोनेंट हुआ, और ये वाला जो हिस्सा हुआ ये वाई वाला का कंपोनेंट हुआ। देखिए एक एक्स का कंपोनेंट हुआ और दूसरा वाई का। हम थोड़ा इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम ओ दे दिए, इसका नाम पी दे दिए, इसका नाम एम दे दिए। तो ओ एम जो है वो किसका कंपोनेंट है, ओ एम एक्स का है, और एम पी जो है वो किसका, या पी एम जो है वो किसका कंपोनेंट है, वाई का है ना। तो अभी जो हमको चर्चा करना है कि ओ एम का वैल्यू कितना होगा, पी एम का वैल्यू कितना होगा। चूँकि अभी वेक्टर ए टूटा है जो कितना एंगल पर है, थीटा, 2 डायमेंशन में तोड़ा गया इसको। तो अब एक ट्रेंगल आप डिस्कस करिए, ओ पी एम। इस ट्रेंगल में आ जाइए, क्या कहिएगा इस ट्रेंगल में, तो ओ पी एम ट्रेंगल बनेगा। तो इसमें आप साइन थीटा इक्वल टू क्या कहेंगे, बोलिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी पी एम बाई ओ पी। पी एम बाई ओ पी नहीं कह के आप कहिए एम पी बाई ओ पी, एम पी बाई ओ पी। अब ये एम पी तो ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। ओ पी हमको पता है कितना है, मोड ए है। तो यहाँ से एम पी का वैल्यू आपको कितना नज़र आया, मोड ए क्या, साइन थीटा। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका वैल्यू आ गया मोड ए कितना, साइन थीटा, मोड ए साइन थीटा। अब हमको डिस्कस करना है किसका वैल्यू, एमपी का, पीएम एमपी का वैल्यू आ गया ओएम का वैल्यू। तो इसके लिए इसी ट्रेंगल में हम लोग कॉस थीटा लगा देते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस बाई हाइपोटेनियस, ओ एम बटे क्या, ओ एम बटे ओ पी। अब ओ एम तो पता है, इसको हम लोग फाइंड आउट करना है, और ओ पी के बारे में मोड ए है। तो यहाँ ये भी क्लियर हुआ कि ओ एम का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो आप कह सकते हैं मोड ए क्या, कॉस थीटा। तो ये बात आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इसका वैल्यू आया मोड ए कॉस थीटा। क्या सीखे महोदय, तो ये सीखे कि जब भी वेक्टर का कंपोनेंट करेंगे तो ध्यान देंगे जिसके साथ एंगल बन रहा होगा वो कॉस का कंपोनेंट जाएगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा वो साइन का कंपोनेंट। और इसमें नो डाउट इसी का नाम ए एक्स के लॉन्ग है ना, तो ए एक्स कहिएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along कौन एक्सिस, एक्स एक्सिस। और इसका नाम आप कहिएगा क्या, ए वाई, और इसको पढ़िएगा वहीं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर along
वाई एक्सिस। तो ये ए वाई का वैल्यू हो गया और ये किसका, ए एक्स का, ठीक है ना। अब हमारा जो फाइनल है वो ये देखना है कि एक्स में जो यूनिट वेक्टर हम लोग लेते हैं वो कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, आई कैप बोलते हैं कि नहीं, आई कैप। अब ये आई कैप का मैग्नीट्यूड तो आप जानते हैं 1 होता है, लेकिन ये वाला जो वेक्टर है ये इतना बड़ा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो आप ये समझ लीजिए कि अब अगर हम इस मैग्नीट्यूड में आई कैप लगा दें, क्योंकि आई कैप इसी का डायरेक्शन है ना, इसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करिए, ये पूरा का वेक्टर हो गया। उसी तरह आप ये भी पता है कि वाई में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जे कैप, है ना। तो आप यहाँ पर आप जे कैप लगा सकते हैं और इसको आप थोड़ा सा शिफ्टिंग कर देते हैं, यहाँ से ऐसे एरो दे देते हैं। अब ये हो जाएगा मोड ए साइन थीटा इंटू जे कैप। और आपको पता है कि इसी को आप क्या बोले हुए हैं, ए एक्स। तो नो डाउट यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं ए एक्स इंटू आई कैप, है ना। और इसको आप लिख सकते हैं क्या, ए वाई इंटू जे कैप, नहीं। तो ये बात हो गया, इधर ए एक्स इंटू आई कैप और इधर आया ए वाई इंटू जे कैप। तो 2-3 बात हम लोग सीखे। पहला बात ये सीखे कि जिसके साथ एंगल बने कॉस का कंपोनेंट, जिसके साथ नहीं बने साइन का कंपोनेंट। दूसरा कि जो ये वैल्यू है ए एक्स है और ये हमेशा आई के अलोंग होगा, ये वैल्यू है ए वाई है जो हमेशा जे के अलोंग होगा। अब हम चलते हैं ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके पास। वो क्या कहता है, वो कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहाँ से वो लिख रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में क्या बताया गया था आपको याद है, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में बताया गया था कि दो वेक्टर जो है अगर वो सेम ऑर्डर में है तो उसको आप जोड़िएगा तो जो वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में होगा वो उसी का क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, है ना। तो आप यहाँ से अनुमान लगा लीजिए सेम ऑर्डर में कौन कौन है। देखिए तो ओ एम नहीं और एम पी, ये देखिए सेम ऑर्डर में है कि नहीं है। और ओ पी जो है वो क्या है, अपोजिट ऑर्डर में, क्योंकि हम बताए थे कि अपोजिट ऑर्डर का मतलब टेल टेल कॉम्बिनेशन और हेड हेड कॉम्बिनेशन हो। प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा अगर कन्फ्यूजन होगा तो। अब यहाँ से ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ये बात आराम से लिख सकते हैं कि ओ पी इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी, ओ एम प्लस क्या एम पी, है ना। ओ पी के बदले अगर कोई पूछे क्या है तो आप लिख सकते हैं वेक्टर ए। ओ एम के बदले क्या है तो आप इसको लिख सकते हैं मोड ए कॉस थीटा इंटू आई कैप। और एम पी के बदले क्या है तो आप कह सकते हैं मोड ए साइन थीटा इंटू जे कैप, मोड ए साइन थीटा इंटू क्या, जे कैप। और ये तो आपको पता है कि इसी को आप ए एक्स बोलते हैं और इसको ए वाई। तो अब वेक्टर ए का वैल्यू आया ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। कहीं कोई दिक्कत, ये और नहीं तो ये। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जब होगा एक वेक्टर का तो ज़्यादा आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं सोचना है, इसी पर विचार करना है, ठीक है ना। इधर नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। ऐसे तो हम लीगल तरीका से इसको एक्सप्लेन कर दिए ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। तो ये तरीका हुआ कंपोनेंट में तोड़ने का 2 डायमेंशन में। एक आया ए कॉस थीटा और दूसरा आया ए साइन थीटा। इसी को ए एक्स आई कैप कहते हैं या ए वाई जे कैप। ए एक्स को हम लोग कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग ए एक्स एक्सिस और ए वाई को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर हो गए। तो एक ये कैलकुलेशन चाहिए था जो कि आपको आ गया, इसलिए नंबर 1 कह दिए।
दूसरा कहिएगा इसमें क्या बात पूछेगा, तो इसमें कहेगा कि मैग्नीट्यूड निकालिए वेक्टर ए का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर आपसे कह देता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो कहिएगा कैसे निकालेंगे भाई। हम कहेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जो लिखे हो वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, हमको अब ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो कितना आसान है। देखिए यहाँ इस पर हम मॉडुलस दे देंगे, अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम इस पर मॉडुलस दे दिए, और ये मॉडुलस देने के साथ ही फॉर्मूला में आ गया वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला। तो वेक्टर एडिशन के फॉर्मूला में याद होगा ना, आप क्या लिखते थे, ए एक्स का स्क्वायर, क्यों, अभी देखिए आई कैप भी है, अभी हम थोड़ा आई कैप को बेस मान के चल रहे हैं, ए एक्स आई कैप का स्क्वायर प्लस ए वाई जे कैप का स्क्वायर, और आप तो जानते हैं आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ 2ax आई कैप, और यहाँ फिर कहिएगा ए वाई जे कैप, और कोई का इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है दोस्त 1, इसलिए मोड ए का वैल्यू कोई क्या है कितना होगा, तो आप सीधा कह दीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ये मैग्नीट्यूड आ गया किसका, वेक्टर ए का। तो ये दूसरा बात हुआ जो आपको याद करने योग्य है। पहला कि अगर एक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हो तो एक वेक्टर हमको ये मिलेगा, दूसरा वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड ये मिलेगा। ये 2 डायमेंशन का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके बाद आपसे पूछता है डायरेक्शन क्या होगा वेक्टर ए का, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, कभी कभी ये सवाल होता है। तो डायरेक्शन के लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा बोलिए, tan थीटा देखिए, tan थीटा ए वाई बाई ए एक्स, यहाँ लिखेंगे ए वाई बाई क्या ए एक्स, और ए वाई क्या है, ए वाई क्या है, तो आप कहिएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग कौन एक्सिस, एक्स एक्सिस, या ऐसा कह दे इसको कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप नहीं जे कैप, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, और इसको कह देते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्या आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, है ना। तो ये आपका tan थीटा का वैल्यू हो गया, है ना। तो इस तरह से ये तीसरा टर्म हुआ जो आपको याद रखना पड़े, है ना, और इससे ज़्यादा आपसे इसमें सवाल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। पहला आपसे पूछेगा क्या मैग्नीट्यूड, पहला पूछेगा कि वेक्टर बताइए, 2 डायमेंशन में वेक्टर को तोड़िए, तो आप ये बता देंगे ए बराबर ए कॉस थीटा आई कैप या ये साइन थीटा जे कैप। इधर हम देखिए फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इधर से हमको काम नहीं है, हमको काम यहाँ से है ना। हमको काम है ये देखना है कि वेक्टर ए का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा वो आपके सामने है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा वो आपके सामने है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या होगा वो आपके सामने है। ए वाई और ए एक्स का 2 नाम बता दिए, पहले तो ये नाम दे दिए कि कोफिशिएंट ऑफ जे, या इसका नाम दे दिए कोफिशिएंट ऑफ आई, और इसको दूसरा नाम दे दिए थे क्या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, इसको कहेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो ये 3 बात के साथ ये समाप्त हुआ, ठीक है ना। आइए एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं और आपको उम्मीद रखते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। यहीं पर एग्जाम्पल एक हम दे देते हैं आपको, ठीक है, ताकि आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन में कोई दिक्कत नहीं हो। तब हम लोग तीसरा ले लेंगे
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन थर्ड डायमेंशन, ठीक है ना। तो 2 डायमेंशन कंप्लीट होने जा रहा है। यहाँ हम कह दिए यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि इफ a इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, ए में कहा गया फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और बी में कहा गया डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इसका क्या डायरेक्शन होगा, दैट मीन्स एंगल क्या होगा। चूँकि यहाँ जो बताए हैं ये एक्स एक्सिस से निकाला गया है ना। ये जो एंगल है वो किससे निकाला गया है, एक्स एक्सिस से। ये बात ध्यान रखिएगा। वाई एक्सिस से 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो अभी इस प्रॉब्लम को बनाना है तो आप यहाँ सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं। कहिएगा क्या सॉल्यूशन होगा, तो आप वेक्टर ए बराबर क्या लिखिएगा 4i प्लस 3j, और अब इसको मैग्नीट्यूड निकालना है तो कितना आसान है, आप ऐसे अंडर रूट करेंगे किसका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला आपका क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो एक्स के जगह पर क्या है 4 और ए वाई के जगह 3। अभी ये 16 और 3 और 25 का रूट कितना 5 यूनिट, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन की बात करें तो tan थीटा एक्स, अभी आप लिखे हैं ए वाई बाई ए एक्स। ए वाई के बदले कितना है 3 है और ए एक्स के बदले कितना है 4 है, तो tan थीटा एक्स बराबर हो गया 3/4। और आप जानते होंगे कि इस केस में थीटा एक्स का वैल्यू क्या डिग्री होता है 37 डिग्री, ठीक है ना। तो मतलब हमारा ये हो गया कि जब भी आपको प्रॉब्लम भी दे तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम लोग, उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। आइए एक एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको। तो देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ लिए हुए हैं। ए का वैल्यू है 4i प्लस 3j और बी का वैल्यू है 3i माइनस 4j। तो यहाँ a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी निकालना है तो a का वैल्यू क्या है 4i प्लस 3j और b का वैल्यू है प्लस देने के बाद लिखिएगा 3i माइनस 4j। अभी आप देख लो 4i प्लस 3j कितना हुआ, 4i प्लस 3i कितना 7i, और यहाँ 3j माइनस 4j कितना हुआ -j, है ना। अगर इसको निकालना है, ठीक है, कि आप भाई इसका वैल्यू निकालिए a प्लस बी का, तो आप इसका मैग्नीट्यूड कर देना, और इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू क्या दिखेगा, ये दिखेगा 7 का स्क्वायर इसका कंपोनेंट प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया इसका 49 और ये 1 कितना 50 यूनिट, है ना। आप चाहें तो 50 को क्या लिख सकते हैं 5√2 यूनिट, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप लिए हैं वेक्टर a माइनस बी। तो आप a का वैल्यू रखिए पहले 4i प्लस 3j और b का वैल्यू रखिए तो 3i माइनस 4j। अभी देखिए 4i में से 3i जाएगा तो ये कितना आ जाएगा बुआ i आ जाएगा 3j प्लस में, और ये माइनस माइनस मिल के, ठीक है ना। अलजबरा का जितना काम है वो कर लेते हैं। 3 और 4 7, ये 7j हो गया, है ना। फिर कैलकुलेशन देखिएगा तो a माइनस बी का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो नो डाउट मैग्नीट्यूड वही आने वाला है a माइनस बी का, क्योंकि कंपोनेंट केवल इधर उधर हुआ है, वैल्यू दोनों का क्या है सेम है, 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और फिर ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 50 यानी 5√2 यूनिट। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको बनाएंगे जहाँ भी मिल जाए। ध्यान रहे यही कि जब कंपोजिशन करेंगे तो आई वाला फैक्टर आई के साथ जुटेगा, जे वाला जे के साथ जुटेगा, ठीक है ना। ऐसा रहे तो ऐसे अप्रोच कर लेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो 2 डायमेंशन आपका कंप्लीट हुआ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। अब हम लोगों को देखना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3rd डायमेंशन, ठीक है ना। तो रिजोल्यूशन ऑफ 2 वेक्टर कंप्लीट अगला लेक्चर वीडियो आएगा तो वो होगा रिजोल्यूशन ऑफ
वेक्टर इन 3 कंपोनेंट्स, छोटा सा होगा, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करना था ना। ठीक है, तो आप इसको देखते रहेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आएंगे और उसमें पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3rd डायमेंशन। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड लव यू अगेन।